Hello friends, today our topic is पैराडॉक्स। आज हम लोगों को पैराडॉक्स जो कि एक नया फिगर ऑफ स्पीच है और जिसकी हिंदी साइड में लिखा हुआ है विरोधाभास अलंकार। अब आप लोग सोच में पड़ गए कि इसके पहले तो ऑक्सीमोरन पढ़ाया गया था, उसकी भी मीनिंग विरोधाभास बताया गया था और पैराडॉक्स का मतलब भी विरोधाभास बताया जा रहा है, ठीक ना। और विरोधाभास बताया जाने के पीछे ये रीजन है कि जिस प्रकार से ऑक्सीमोरन में विरोधात्मक शब्दों का यूज हुआ रहता, उसी प्रकार से यहाँ पर भी विरोधात्मक पार्ट्स का यूज हुआ रहता है। फर्क यही है कि ऑक्सीमोरन में दो शब्द या दो वाक्यांश अपोजिट मीनिंग रखने वाले एक साथ आए होते हैं और पैराडॉक्स में जो विरोधात्मक मतलब अपोजिट मीनिंग रखने वाले जो वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेज होते हैं वो एक साथ ना आकर के अलग अलग आए होते, दूर दूर आए होते, ठीक ना। तो ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस के पार्ट के रूप में है, ठीक। तो पैराडॉक्स का मतलब भी विरोधाभास होता है और पैराडॉक्स किस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग कहेंगे कि इसमें होता है कि जैसे दो विरोधात्मक बातों के माध्यम से, मतलब जो स्टेटमेंट होगा, जो सेंटेंस होगा जिसको आप लोग पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसमें लगेगा कि इसमें दो विरोधात्मक पार्ट है। मतलब जो पहला पार्ट होगा वो दूसरे पार्ट का एकदम विरोध करने वाला होगा, या जो कुछ भी पहले पार्ट में कहा गया होगा दूसरे पार्ट में उसका एकदम विरोधात्मक बात कही गई होगी। तो कहने का मतलब कि दो विरोधात्मक बातों के माध्यम से किसी सत्य बात को कह देना, किसी ट्रुथ को कह देना, किसी जो है फैक्ट को कह देना पैराडॉक्स कहलाता है। अंडरस्टूड? पैराडॉक्स मतलब विरोधात्मक बातों, दो विरोधात्मक बातों के माध्यम से। मतलब जैसे पहले आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे या देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि तो बड़ा अबसर्ड है, सरप्राइजिंग है, ऐसा है कि जो कुछ भी इसमें कहा गया ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब थोड़ा रुक करके गहराई से सोचोगे तो उसकी मीनिंग जब निकालोगे तो पता चलेगा नहीं, ये ऊपर से देखने में आश्चर्यचकित जैसा लग रहा है, आश्चर्यचकित करने वाला लग रहा है और ये लग रहा है कि तो झूठ है, ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब हम डीप थिंकिंग करेंगे, गहराई में जाके सोचेंगे तो उसमें से कोई बहुत अच्छी बात नजर आएगी, कोई सत्य नजर आएगा, ये समझ में आएगा नहीं इसका तो एक सत्य है, जो कुछ भी इसमें कहा गया है यह एक फैक्ट है। जैसे कभी कभी होता है कि कहा जाता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। देखिए इस सेंटेंस को जो है सुनने से ऐसा लगा एकदम गलत बात है, ऐसा समझ में आ रहा है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। थोड़ा अटपटा लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई? बच्चा मनुष्य का पिता होता है। आप लोग सोचोगे ये कैसे हो सकता है, बच्चा कैसे मनुष्य का पिता हो सकता है? तो एक तरफ इस स्टेटमेंट में देखो, एक तरफ चाइल्ड और एक तरफ फादर की बात किया। इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, ठीक। अब सोचोगे कैसे ये हो सकता है, लेकिन जब आप गहराई से सोचोगे तो पाओगे कि जो मनुष्य होता है वो बच्चे से बहुत कुछ सीखता है। तो जिससे मनुष्य कुछ पाता है उसको अपना बाप समझता है, अपना गुरु ही समझता है, ठीक ना। तो बच्चा, और ये भी कुछ लोग इस तरह भी इसकी मीनिंग निकालते हैं कि जब बच्चा जो है बड़ा होता है
ठीक, तो एक मनुष्य का ही तो बाप बनता है, समझना। तो अगर सत्य ढूंढे तो इसमें हमें कुछ सत्य, कुछ फैक्ट नजर आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में देखा जाए तो विरोधात्मक, एक साइड में बच्चा, एक साइड में पिता, ठीक। तो इस तरह से इसमें होता, जैसे कभी कभी कि कोई किसी से बहुत प्रेम करता है तो अगले की खुशी में ही अपनी खुशी समझता है, ठीक ना। तो कहता है कि अगर तू मुझे हराएगा तो मैं जीत जाऊंगा, ठीक ना। अब इसमें देखो पैराडॉक्स है, एक साइड में कहा जा रहा है कि अगर तुम मुझे हराओगे तो मैं जीत जाऊंगा। अब सोचोगे कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि अगला हराए तो ये अपना जीता माने। थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात लग रही है, ठीक ना। और इस स्टेटमेंट के देखो दो पार्ट, एक में हराने की बात और एक में जीतने की बात। विरोध हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो दो विरोधात्मक बातों के माध्यम से अब हम सत्य क्या है इसमें सत्य की खोज करेंगे। तो अगर तू मुझे हराएगा तो मैं जीत जाऊंगा। अगर कोई किसी से प्रेम करता रहता है, या एग्जाम्पल ले लीजिए पिता और बेटे का, ठीक। तो मान लो पिता अपने बेटे से कहता है कि अगर तू मुझे हराएगा तो मैं जीत जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मानता है पिता कि अगर मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाएगा, जैसे मान लीजिए कि पिता जो है सिपाही हो और बेटा दरोगा बन जाए, ठीक, तब भी पिता जो है अपना काला ऊपर करके जो है बड़े जोश के साथ समाज में घूम घूम करके कहता है मैं तो जीत गया हूं। जीता कौन है? बेटा ना। लेकिन बाप खुश है, कह रहा मैं जीत गया। तो इस तरह से यहां पर क्या है, पैराडॉक्स है, ठीक ना। अब जो है इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच भी है, और इसमें इसको समझने का यही तरीका अच्छे से मीनिंग निकालना है, और एक सेंटेंस या स्टेटमेंट रहेगा और उसमें जो विरोधात्मक शब्द रहेंगे वो दूर दूर रहेंगे। अगर एक साथ आए तो ऑक्सीमोरन हो जाएगा, वो दूर दूर रहेंगे, स्टेटमेंट के पार्ट बनाते रहेंगे और एक दूसरे का विरोध प्रकट करते रहेंगे। बाहर से देखने में ऐसा लगेगा ये तो एकदम गलत बोला गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन अंदर से देखोगे तो कुछ आपको ना कुछ जो है एक प्रकार से कहावत, एक प्रकार से सत्य, एक प्रकार से फैक्ट का ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान होगा, ठीक ना। तो तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, पैराडॉक्स है। समझ में अनमोल। जैसे हम लोग जो है और भी बाहरी एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच को समझने के लिए। जैसे लोग कहते हैं रिस्क में ही इश्क है, रिस्क में ही इश्क है। अब यहां पर भी इस लाइन में भी हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, पैराडॉक्स। किसमें? रिस्क में ही इश्क है। एक तरफ रिस्क की बात की गई और एक तरफ इश्क की बात की गई। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, एक तरफ रिस्क और एक तरफ इश्क। रिस्क मतलब खतरा, परेशानी, समस्याएं, और इश्क का मतलब जानते ही हो, मौज मस्ती ना। तो यहां पर एक ही स्टेटमेंट में दो अपोजिट पार्ट्स का यूज हुआ है। अब अगर इसको सुनने में लगता है कैसे रिस्क में इश्क हो सकता है, ये तो झूठी बात है, लेकिन गहराई में जाकर के सोचो, गहराई में जाओगे ना तब ये पाओगे कि आदमी अगर रिस्क माने कठिनाई झेलेगा, परेशानियों को झेलेगा निडरता पूर्वक, तभी आगे जाकर के मौज मस्ती करेगा, ठीक। अगर हम अपने को तपाएंगे तभी आगे मौज करेंगे। तो यहां पर भी इस लाइन में भी आप लोगों को
क्या दिख रहा है? पैराडॉक्स दिख रहा है। अब इतना पैराडॉक्स के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम ये सोचते हैं कि और इसकी डेफिनेशन भी थोड़ा देख लें और इससे रिलेटेड कुछ इंग्लिश के एग्जाम्पल्स भी देख लें। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। तो पैराडॉक्स में पैरा मीन्स होता है विशिष्ट, स्पेशल, और डॉक्सा मीन्स होता है ओपिनियन, मतलब जिसमें जिस लाइन में एक विशेष प्रकार का ओपिनियन हो, एक विशेष प्रकार की सोच हो। और इस वर्ड को किस लैंग्वेज से लिया गया है? किसी को है पता? एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और इसमें सेल्फ कंट्राडिक्टरी होता है, आपस में विरोधात्मक भाव होता है इस फिगर ऑफ स्पीच में। इतने सारे पॉइंट समझ लेने के बाद हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लिखा है अ स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। पैराडॉक्स ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है, और उस कथन में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? और दोनों पार्ट कैसे होते हैं? तो आगे लिखा गया है सीम, प्रतीत होते हैं, टू मीन, अर्थ देने वाले। कैसा अर्थ देने वाले? द अपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का अपोजिट अर्थ देने वाले दो पार्ट आए होते हैं। कोई कहीं पर भी कोई स्टेटमेंट हो, उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ो और उसमें लगे कि शुरू में जो कहा गया है, अंत में उसका विरोधात्मक बातें की गई है। और जब गहराई में जाके सोचो, पढ़ो, तो पता लगे कि इसमें जो कुछ भी कहा गया है बहुत ही ज्ञान की बात कही गई है, सत्य कहा गया है, फैक्ट कहा गया है। तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर पैराडॉक्स है। कौन सा डॉक्स है? आयुष, कौन सा डॉक्स है? पैराडॉक्स है। अंडरस्टूड? और इस फिगर ऑफ स्पीच का कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। मैंने इस एग्जाम्पल का डिस्कशन पहले भी कर चुका हूं, फिर भी देख लो एक बार कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। इस स्टेटमेंट में शुरू में चाइल्ड, इसमें देखो एक पार्ट देखा जाए ए है, एक पार्ट आगे है। इधर चाइल्ड की बात है, इधर फादर की। भाई बच्चा और पिता एक दूसरे के अपोजिट वर्ड तो ही लग रहे हैं। तो बच्चा मनुष्य का पिता होता। अभी किसी के सामने ऐसे बोले कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, वो सोचेगा पता नहीं क्या आओ बाओ बक रहे हैं। ठीक, समझ में बात तो नहीं आ रही है। लेकिन जब वो व्यक्ति गहराई में जाके सोचेगा तो सोचेगा बच्चा मनुष्य का पिता कैसे हो सकता है। तो ये पाएगा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो मनुष्य का पिता बनता है, नहीं बनता है। इस तरह से समझेगा तब भी बात उसके समझ में फैक्ट आएगा। या इसका कुछ लोग ऐसे भी अर्थ लगाते हैं कि जो मनुष्य मतलब जो आदमी होता है वो बच्चे से बहुत कुछ सीखता है। तो जिससे हम कुछ सीखते हैं वो अपना बाप ही होता है, अपना गुरु ही होता है। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डू द थिंग दैट यू कैन नॉट डू। ठीक, इसमें कहा गया कि उस चीज को करो, उस थिंग को करो, उस काम को करो जो तुम ना कर सकते हो। अब देखो यह ऐसी लाइन है जहां पर दो विरोधात्मक पार्ट आए। एक साइड में कहा जा रहा है कि आप वो काम करो और दूसरे साइड में कहा जा रहा है कि जो आप ना कर सकते हो ना।
पहले पार्ट का विरोध कौन सा पार्ट कर रहा है? इस सेंटेंस का दूसरा पार्ट कर रहा है। अब एक तरफ आप वो काम करो, फिर आगे का आप जो ना कर सकते हो, तो भाई जो काम आप एक तरफ करें वो काम करो, आगे का तो जो ना कर सकते हो, विरोध प्रकट हो रहा है। अब इसमें भी हमको पैराडॉक्स नजर आ रहा है। अब इसको गहराई समझने में तो बाहर से नहीं समझ में आ रही बात, लेकिन जब गहराई में विचार करेंगे तो पाएंगे कि इसका यह मतलब है कि आप को वो काम करना चाहिए जो आपको कठिन लगे, डरना नहीं चाहिए, ठीक ना। कठिन काम को अगर करने के लिए सोच लोगे तो आपके लिए आसान बन जाएगा, और जब कठिन काम को देख करके सोच करके डर जाओगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अभी अंग्रेजी सीखनी है और शुरू में अंग्रेजी कठिन लग रही है, लगोगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे तो क्या कभी सीख पाओगे? तो इस लाइन में भी अपोजिट पार्ट्स हैं, ठीक ना, और मीनिंग जिसका एकदम फैक्ट जा रहा है, कुछ हमको ज्ञान दे रहा है, इसलिए सेकंड लाइन में भी पैराडॉक्स है। इसके बाद हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। कहा गया सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, पैसा बचाओ इसे खर्च करके। एक साइड में कहा गया कि पैसा बचाओ, बचाने की बात की गई, और दूसरे साइड में खर्च करने की। तो विरोधात्मक पार्ट्स आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा इस सेंटेंस में? एक तरफ भाई कर बचाओ, एक तरफ कर खर्च करो, दो बातें की गई है। बचाने का अपोजिट अगर ढूंढोगे तो अगला बताएगा भैया खर्च करना, खर्च करने का अपोजिट बचाना। तो हम लोग देख रहे हैं इस सेंटेंस के दो पार्ट बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और अब एक बात तो नहीं समझ में आ रही कि एक साइड में कह रहा भैया पैसा बचाओ खर्च करके, इसे खर्च करके पैसा बचाओ, तो सोचोगे कि जब पैसा हम खर्च करेंगे तो बचेगा कहां से। लेकिन अगर आप इसको एकदम डीप थिंकिंग करोगे, गहराई में जाके सोचोगे, तो इसका मतलब क्या है पता है? कि जैसे आपके पास पैसा है, 1 लाख रुपया है आयुष आपके पास, ठीक। अब उसको जो है घर में एक बैग में पर्स में बढ़िया से छिपा करके रखे हो, खर्च नहीं कर रहे, तो उतने ही तो रहेगा, बढ़ेगा नहीं ना। लेकिन अगर उसी पैसे को किसी जगह लगा दोगे, किसी बिजनेस में लगा दोगे, तो उससे क्या होगा? और पैसा आपके पास आने लगेगा, ठीक। तो इस लाइन का कहना है कि जो कुछ भी पैसा आप रखे हैं उसको किसी बिजनेस में लगा करके उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करो। तो इस लाइन में फैक्ट है, छिपा नहीं छिपा है, कोई ज्ञान की बात है छिपी की नहीं छिपी है, तो इसीलिए इसमें भी पैराडॉक्स है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। इंटरमीडिएट में जो है थॉमस ग्रे नाम के पोएट इस एक पोएम लिखे थे, इलिजीज रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक ना, मतलब कंट्री चर्चयार्ड देहात के कब्रिस्तान में बैठ करके इन्होंने एक पोएम लिखा था, ठीक ना, क्योंकि शाम का समय था, वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ था पोएट, और वो देखता है कि जितने भी गांव वाले थे जो अपने खेतों में कार्य करने आए थे, जो अपने पशुओं को चराने के लिए आए थे, सबके सब चले जा रहे हैं, और गिरजाघर की घंटी भी बज करके संकेत कर रही है कि दिन जाने वाला है, रात आने वाली है। कवि को बड़ा दुख होता है, सोचता है कि यहाँ पर जो दफनाए गए लोग हैं इन्हीं के पूर्वज हैं, अपने तो चले जा रहे हैं सुंदर घरों में और अपने दादा बाबा की ख्याल नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसी पोयम की लाइन है, हमें लगता अंतिम लाइन है, कि जो है किसी भी आदमी को किसी भी चीज को लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई शानदार व्यक्ति है, अपने को बड़ा वैभवशाली समझ रहा है, तो उसको भी समझना चाहिए कि अंत में ना इसी ग्रेव में आना है, इसी कब्र में आना है, ठीक। तो यहां पर देखो
किस तरह से इस लाइन में पैराडॉक्स का यूज पोएट ने किया है, कहा द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी माने वैभव, शान का जो रास्ता है, लीड माने ले जाता है, बट लेकिन टू द ग्रेव, कहां को ले जाता है, ग्रेव माने कब्र, कब्र माने मृत्यु। एक तरफ वैभव शान और एक तरफ ग्रेव। इस सेंटेंस में भी दो अपोजिट मीनिंग रखने वाले पार्ट हैं, ठीक। कि शान का रास्ता भी जाता है, शानदार व्यक्ति भी अंत में कहा जाते हैं, चाहे अपने आप को जितना वैभवशाली समझो, चाहे जितना शानदार समझो, चाहे जितना ऊंचा समझो, चाहे जितना सुंदर समझो, चाहे जितना धनवान समझो, चाहे जितना पावरफुल समझो, अंत में तो कब्र में ही जाना है, अंत में तो मृत्यु को ही प्राप्त होना है, ठीक। तो इसमें देखिए विरोध कैसे है, एक तरफ कहा गया है कि शान का रास्ता, दूसरी तरफ जाकर कह रहा है कब्र में जाता है, तो विरोधात्मक बातें की गई हैं। और अगर सत्य टटोला जाए, सत्य ढूंढा जाए, तो इसमें सत्य यही है कि डेथ इज श्योर, इस मृत्यु से वैभवशाली व्यक्ति भी अपने आप को नहीं बचा सकता है, उसको भी अंत में मरना है, उसको भी अंत में कब्र में जाना है, ठीक ना। उसके बाद इसका लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे है एक साइड में कहा गया फेल्योर और एक साइड में कहा गया सक्सेस। असफलता सफलता दिलाती है, ठीक। असफलता क्या दिलाती है, सफलता। थोड़ा पढ़ने में गजब लग रहा है, ठीक। ये लग रहा है कि कैसे ही हो सकता है, असफल आदमी हो गया, फेल हो गया, कैसे सफल उसे माना जा सकता है, ये तो असंभव है। यहां पर दो विरोधात्मक बातें की गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि असफलता, दूसरी तरफ कहा जा रहा है सफलता, और फिर कहा रहा दिलाती। कैसे असफलता सफलता दिला सकती है, ऐसा लग रहा है तो भैया झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा गहराई में जाके सोचो, अगर असफलता आदमी को सफलता दिलाती है, एक फैक्ट है, एक सत्य है। जैसे आप किसी एग्जाम में असफल हो गए तो दोबारा फिर ट्राई करो, फिर मान लो असफल हो गए, दोबारा फिर ट्राई करेंगे, तो मतलब जितनी बार फेल होंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा आगे चल करके एक अच्छी सफलता के लिए, ठीक ना। तो इसीलिए कहा गया, जैसे आप लोग देखते होंगे महमूद गजनबी जी कौन है, इतिहास में जो है कितना नाम कमाया, आक्रमण 17 बार किया था ना। कितने लोगों को प्रेरणा मिली थी एक मकड़ी को देख करके, कि मकड़ी जो थी दीवार पर चढ़ती थी, चढ़ने की कोशिश करती थी, कुछ दूर जाती थी, गिर जाती थी, उसके बाद फिर चढ़ती थी, कुछ दूर जाती थी, गिर जाती थी, फिर चढ़ती थी, और अंत में क्या हुआ कि दीवार के टॉप तक पहुंच ही गई। तो असफलता जो है सफलता दिलाता है, यह एक ट्रुथ है, यह एक फैक्ट है। बोलने में लग रहा है कि इस सेंटेंस के इस साइड वाला पार्ट इस साइड वाले पार्ट का विरोध कर रहा है, ठीक। अगर बीच से इसको हम लोग काटते हैं यहीं से, तो ये लगता है कि यह इस साइड में जो कहा गया इस साइड का एकदम विरोधात्मक है। लेकिन अगर इस पर विचार किया जाए, इसको पर सोचा जाए, इसको गहराई से इसमें हम लोग उतरें, तब ये पाएंगे कि नहीं ये तो एक फैक्ट बात है। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब हम इसको गहराई से चिंतन करेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम ये समझ रहे हैं कि अपना एक पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच यहीं पर कंप्लीट होता है, और एक फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। और अंत में आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स।